नमस्कार स्टूडेंट, आज द्वितीयक भूपरिष्करण के उद्देश्य के विषय में जानेंगे। क्या होता है द्वितीयक भूपरिष्करण का उद्देश्य? उद्देश्य से तात्पर्य यह होता है कि जो द्वितीयक भूपरिष्करण किए जाएंगे उसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें होंगी। पहला है खाद्य एवं उर्वरकों को मिलाना, क्योंकि बुआई करने से संबंधित के बाद फसल की कटाई तक की क्रियाएँ होती हैं, तो इसमें हम खाद्य एवं उर्वरक को मृदा में अच्छी प्रकार से मिलाते हैं, क्योंकि हमें बुआई करना है और बीजों के अंकुरण के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। फिर होता है खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि बुआई से पहले हमें खरपतवार को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खरपतवार खेत में मौजूद है और हम बुआई करेंगे तो सबसे पहले खरपतवार उस पोषक तत्वों को ले लेते हैं। इसमें हमें खरपतवार नियंत्रण में क्या क्या करना है? खरपतवार को नष्ट करना और उन्हें बटोर कर यानी एक जगह पे एकत्रित करके खेतों से बाहर निकालना है या नष्ट करना है। फिर आता है मृदा समतलीकरण, क्योंकि किसी भी बुआई करने से पहले हमें मृदा को समतल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना समतलीकरण के हम मृदा में सिंचाई की उचित व्यवस्था को नहीं कर सकेंगे। और साथ ही साथ अगर जल निकास करना पड़ रहा है तो भी बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। फसल बुआई, चौथा पॉइंट है फसल बुआई हेतु उपयुक्त टिल्थ तैयार करना। फसल बुआई से संबंधित है कि जब बीज हमें खेत में डालना है तो हमें सही कूड़, टिल्थ का मतलब है जो जुताई करी जाएगी उसकी सही व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हमारा बीज उचित गहराई पर जाए और उसका अंकुरण अच्छा हो। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, यही द्वितीयक भूपरिष्करण के उद्देश्य होते हैं। अंतःकर्षण के उद्देश्य। अंतःकर्षण क्या है? मैंने बताया था, फसलों जब बुआई हो जाती है उसके बाद जब फसलों का अंकुरण हो जाता है, खड़ी फसल हो जाती है। खड़ी फसल मतलब खेतों में फसल लग चुकी है, अब तैयार है, तो उसके उद्देश्य क्या होंगे? तो अंतःकर्षण का पहला उद्देश्य होता है खरपतवारों को नष्ट करना। क्यों? क्योंकि जब हम बुआई करते हैं, जब खेत पर जब फसल खड़ी होती है तो इसके बीच में हमारे खरपतवार आ जाते हैं। तो इन खरपतवारों को हम क्या करते हैं? नष्ट करना होता है। अगर इनको नष्ट नहीं करेंगे तो ये पोषक तत्वों को बड़ी तेजी मात्रा में करते हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं पौधों की जड़ों को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। क्लियर है बिल्कुल। फिर आते हैं मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। क्या होता है? जब हम खेती को एक बार जोत देते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद क्या होता है? मृदा कठोर होने लगती है। तो इस मृदा जब कठोर हो जाती है तो गुड़ाई के द्वारा क्या किया जाता है? इसको तोड़ा जाता है। खुरपी वगैरह से देखते हो ना, ये सब चीजें इसमें की जाती हैं ताकि मृदा की ऊपर की जो परत है वो टूट जाए। फिर क्या है? मृदा की नमी को सुनिश्चित रखना। जब ऊपर ये हम खोद देते हैं या खोदते जुताई कर दी जाती है हल्की सी, तो पानी नीचे तक प्रवेश करता है, और जब पानी नीचे तक प्रवेश करता है तो क्या होता है? नमी अधिक समय तक बनी रहती है। अगर ये कठोर परत नहीं टूटेगी तो पानी ऊपर ऊपर रहेगा, तो हो सकता है पानी यहाँ तक रहे, लेकिन टूटने के बाद ये पानी नीचे तक गहराई में प्रवेश कर जाता है, जिससे अधिक समय तक नमी रहती है। फिर है मिट्टी को चढ़ाना। मिट्टी को चढ़ाने से मतलब जैसे हम ऐसी फसल लगा रहे हैं जिसपे हमें मिट्टी चढ़ाना जरूरी है, जैसे टमाटर है, केला नहीं कहेंगे, केला उद्यान है, समझ में आ रहा ना? यहाँ हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसमें टमाटर है हमारा, जितने भी बेल वर्ग हैं जिनमें हम मिट्टी चढ़ाते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। आलू है, खुल जाता है तो उसको करते हैं, तो कोई भी है, गोभी बंधा, जो भी आप जैसे मिट्टी चढ़ाने का काम करते हो तो वो आता है। तो हमें यही ध्यान रखना है, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के फसलों को अलग अलग रखना है। अगर हम ये गलती कर देंगे तो हमारे नंबर कट जाते हैं, तो हमें उचित फसल का उदाहरण भी देना आवश्यक है। अगला हमारा है भूपरिष्करण से हानियां। जहां भी लाभ होगा वहां हानि जरूर होगी, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन हानियां कैसी होती हैं? पहला है मृदा क्षरण। जैसे ही मिट्टी के ऊपर ट्रैक्टर या कोई यंत्र चलता है तो मिट्टी को वो काटता है, और जब काटता है तो क्या होता है? धूल के कण के रूप में, जब हवा भी चल रही हो तेज थोड़ी सी या नहीं भी चले तो भी क्या होता है? वो कण मिट्टी के उड़ते हैं, और जब उड़ते हैं तो उड़ करके अन्य स्थानों को चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है? मृदा क्षरण होती है। प्लस अगर बारिश उसी समय तेजी से हो जाए, जैसे हमने जुताई कर दी, हमने भूपरिष्करण किया, अब उसमें बारिश तेजी से हो गई तो क्या होगा? मिट्टी को बहाकर अन्य स्थानों को लेकर चला जाएगा जल, क्योंकि मिट्टी बारीक हो चुकी है, उस समय टूट चुकी है, तो एक समस्या ये भी आ जाती है। तो मृदा क्षरण की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर तो मृदा सतह का सघन बनाना। इसमें क्या होता है? जैसे हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो आप देखते हो कहीं भी गड्ढा खोदो, और गड्ढा खोदने के बाद जितनी मिट्टी हमने निकाली है उसी मिट्टी को उसमें भर दो, तो क्या होता है? मिट्टी लगभग इतनी सी कम हो जाती है या नहीं हो जाती है? यानी वहां गड्ढा भरने के बाद भी उतनी ही मिट्टी वहां पर मात्रा को कम कर देता है। फिर से गड्ढा खोदो, फिर इतनी हो जाएगी, यानी वहां मिट्टी कम होनी शुरू हो जाती है। कारण क्या? वो सघन हो जाती है, जो उसमें रंध्रावकाश वगैरह होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। फिर वो उसको तोड़कर फिर से जो मिट्टी चपकती है तो उसकी दूरी कम हो जाती है, यानी बारीक टूट जाती है।
जिस वजह से वो क्या हो जाती है, सघन हो जाती है। ये बात समझ में आ गया। फिर आता है जैविक क्रियाओं पर प्रभाव। जब मिट्टी बार बार तोड़ी जाती है या बार बार भू परिष्कृत की जाती है तो क्या होता है, जो भी जैविक क्रियाएं होती है उसके अंदर क्या होती है, बाधित हो जाती हैं। केंचुए बहुत सारे मर जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया अक्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि जहां पर वो बढ़ रहे होते हैं वो हम डिस्टर्ब कर देते हैं। तो भू परिष्करण से ये भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए भू परिष्करण को उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो। परिष्करण की आधुनिक विचारधारा, जैसा कि हमने देखा कि जैसे भू परिष्करण पहले कर रहे थे तो उसमें लाभ भी हैं और हानि भी हैं। तो हानि के कारण उसको प्रभाव को कम किया जाए, इसके लिए हमने एक आधुनिक विचारधारा का निर्माण हुआ। उसमें कहा गया कि भू परिष्करण से प्रक्रिया है मृदा की संरचना को सुधार करने और पोषक तत्वों को मिलाने तथा फसल अवशेष को दबाने से संबंधित, ताकि मृदा का में वायु का संचार, जल का निर्माण संचार, ये सब अच्छे प्रकार से हो सके। तो नई विचारधारा में ये आया कि जो भी हमारी फसलें होंगी उस फसल के आधार पर हमें भूमि पर भू परिष्करण करना है। जरूरत है तो करनी है, जरूरत नहीं है तो नहीं करनी है, और जितनी आवश्यकता होगी सिर्फ उतनी ही करनी है। तो फसल की जो व्यवहार है, जो उसकी क्रिया है, उसको ध्यान में रख करके हमें भू परिष्करण करना है। जैसे गेहूं में क्या है, अब चीरा पद्धति लगाते हैं, बीज डालते हैं, चीरा लगाते हैं, बीज डालते हैं, चीरा लगाते हैं, उसी ब्लेड होती है, उसी के पीछे बीज लगा होता है, चीरा लगाया उसी में चला जाता है। क्लियर हो रहा है। बहुत सारी जगह पे मल्च पेपर बिछा देते हैं, तो मल्च पेपर बिछाने से पहले खेत तैयार कर लेते हैं, मल्च पेपर बिछाने के बाद में केवल उतने ही गड्ढे को कर लिया जाता है, उसमें बीज लगा दिया जाता है। होता है। तो अब क्या हो रहा है, आधुनिक विचारधारा में ऐसा देखा जा रहा है कि फसलों के आधार पर ही हमें वहां पर भू परिष्करण करना है, अन्यथा नहीं करना है।